तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, हम भी मस्त हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th के साइंस के बल तथा गति के नियम यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे थे। चौथा वीडियो है यानी कि लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए हम इस गति के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। गति के नियम को समझने से पहले जानिए एक वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम था गैलीलियो। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं। तो गैलीलियो एक ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल और गति के रिलेशन यानी संबंधों को अध्ययन करना शुरू किया और इन्होंने काफ़ी सारी प्रिंसिपल दी। इन्होंने ये भी कहा कि जब एक वस्तु को अगर लुढ़का दो तो चलती रह जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे, चाहे फिर अनबैलेंस फोर्स ना हो। तो उन्होंने बताया, फिर उनकी डेथ हो गई तो वो अपने बातों को कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन उनके स्टेटमेंट को सर आइजैक न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने कंटिन्यू किया। तो इसीलिए इस गति के नियम को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है यानी कि जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं क्यों। तो न्यूटन की गति के नियम कहता है एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until it compelled to change their state applying a force, external force। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो न्यूटन का पहला गति का नियम कहता है कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेगा और विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगा जब तक कोई बाहरी बल काम ना करे। यानी कि जब कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा और अगर गति में चल रहा है तो एक समान यानी सरल रेखा पर गति करता रहेगा। एक समान मतलब ना स्पीड बढ़ेगा ना घटेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। इसको समझने के लिए आओ एक बात को और अच्छे से देखते हैं। ये इसको मान लो कोई पाथ है, ठीक है, ये समझ लो कोई पाथ है स्लाइड की तरह और इसके ऊपर एक बॉल को रखा जाता है। तो क्या होगा? बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो बॉल नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिर इसका स्पीड बढ़ने के कारण ये बॉल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। क्या यह बात सही है? तो बच्चों कहोगे नहीं, ये रुक जाएगी। ऐसा इसलिए रुकेगा क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन अगर मान लो इस पर फ्रिक्शन यानी घर्षण बल लगे ही ना, एकदम चिकना हो, तो क्या ये संभव नहीं होता? बिल्कुल ये संभव होता है। ये हमेशा इसी तरह करता रहता, ये कभी रुकता नहीं, ये स्टेट ऑफ मोशन में ही रहता। कब तक? जब तक कि इसको कोई हाथ से या कोई बाहरी बल लगाकर न रोका जाता। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप गाड़ी में बैठे रहते हैं या कोई ट्रेन में, तो ट्रेन जैसे ही ब्रेक लगाता है, मतलब ट्रेन एकाएक रुकता है, तो आपका शरीर आगे की ओर झुकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ आपका शरीर गति में था, लेकिन वो ड्राइवर जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अपने गाड़ी को रोक दिया, ट्रेन को रोक दिया, जिसकी वजह से आपका बॉडी को रेस्ट में आने में थोड़ा समय लगा। तो इसकी वजह से आपका बॉडी आगे की ओर गया। तो ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम के कारण ही होता है, जिसकी वजह से आप आगे की ओर झुकाव महसूस करते हैं। या फिर आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब एकाएक कोई वाहन शुरू होता है, कोई बाइक पे आप बैठे हुए हैं, एकाएक एक्सीलेटर लेकर स्पीड बढ़ाना शुरू करता है तो आपका शरीर पीछे की ओर झुकना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी जो था वो रेस्ट में था यानी विराम अवस्था में, लेकिन उसने फोर्स लगाकर उसको गति अवस्था में लाया, तो आपके शरीर को गति अवस्था में आने में थोड़ा समय लगा, तो इसलिए आपके शरीर को ऐसा झटका महसूस हुआ। तो ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम का प्रभाव है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन विथ अ न्यू एग्जाम्पल। ऐसे मान सकते हो कि एक कोई गद्दा वगैरह रखा है, उसको दंड से मारने पर उसमें से काफ़ी धूल कण बाहर निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो धूल कण थे वो विराम अवस्था में थे, रुके अवस्था में, लेकिन जैसे ही उस पर बल लगाया गया तो वो बाहर निकलने लगे, बाहर की ओर भागने लगे। तो ये भी न्यूटन के प्रथम गति के नियम का ही एक उदाहरण है। तो आप लोगों का होमवर्क यह है कि आप अपने मन से बताइए कि कौन कौन से ऐसे न्यूटन के गति के नियम के उदाहरण आप अपने डेली लाइफ में यानी प्रतिदिन की ज़िंदगी में अनुभव करते हैं, उसको समझाइए। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आखिर क्यों? जड़त्व क्या है?
आओ समझते हैं, जड़त्व और द्रव्यमान को हम अच्छे से समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आपको दो टर्म बार बार सुनने को मिलेंगे, मास और इनर्शिया। तो इनर्शिया तो जड़त्व को कहते हैं, मास द्रव्यमान को, यानी कि द्रव्यमान तथा जड़त्व। तो चलिए जड़त्व को बताता हूँ। जड़त्व जो है वो एक ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का एक गुण होता है जिसमें वो क्या करता है कि वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो गति के विरोध करता है, मतलब चाहता है कि मैं गति में ना करूं, मुझे कोई ना चलाए। जैसे तुम आराम कर रहे हो और तुम्हारी माँ आकर तुमसे कहती है कि जाओ ये काम करो वो काम करो, तो तुम कैसे महसूस करते हो? बिल्कुल उसी प्रकार हर एक वस्तु अपने अवस्था को बनाए रखना चाहती है, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके अवस्था को चेंज करते हैं। तो अब देखिए इनर्शिया को कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि जड़त्व को कैसे माप सकते हैं? तो जड़त्व को माप सकते हैं हम उसके मास से। यानी कि अगर मान लो कोई वस्तु है, एक ध्यान से समझो, एक भारी वस्तु है, तुम उसको धक्का देते हो तो वो जल्दी नहीं हटेगा, लेकिन अगर वो हल्की वस्तु है तुम उसको धक्का देते हो तो जल्दी ही गति में आ जाएगा। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम पूरा तरह से समझने की कोशिश करें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसका हिंदी भी समझा देता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी जड़त्व किसे कहते हैं? एक वस्तु चाहता है कि मैं जिस अवस्था में हूँ मुझे उसी में रहने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, उसी को इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, और देखो क्या लिख रहा है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स मास। यानी किसी वस्तु का इनर्शिया जो हो उसके मास यानी उसके वज़न से मापा जाता है। यानी किसी वस्तु के इनर्शिया को कैसे मापते हैं हम? उसके मास यानी कि उसके वज़न से। तो वज़न और मास में अंतर होता है। चैप्टर 4 यानी ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण में आपको बताऊंगा कि द्रव्यमान और भार यानी कि मास और वेट में क्या अंतर होता है, लेकिन फिलहाल आप उतना समझ लीजिए। तो मास क्या होता है? तो मास एक वस्तु का गुण होता है, मतलब जितना वज़न होता है। तो अब आप बताओ, अगर कोई वस्तु हल्का है तो उसको हिला डुला पाना बहुत आसान है, लेकिन भारी है तो हिला डुला पाना, डिस्टर्ब कर पाना मुश्किल है। वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो इनर्शिया भी उसका बढ़ेगा। इनर्शिया जड़त्व बढ़ने का मतलब क्या है? इनर्शिया बढ़ने का मतलब है कि वो आसानी से डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा, और इनर्शिया घटने का मतलब है कि वो आसानी से डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस तरह से फोर्स ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के प्रथम गति के नियम को समझा जा सकता है। कोई भी सवाल तुम्हारे मन में है कमेंट करो, और अगले वीडियो में हम न्यूटन के द्वितीय गति यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। चलो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट।